क्या हुआ? ओके हाँ शुरू करें। कहा गया है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा सिर्फ राज्य तक ही होती है, लेकिन जो विद्वान हैं उनकी पूजा हर जगह होती है। पूर्वी बंगाल से उनके पूर्वज आए। आज समीरन कुमार पाल बिहार के जन जन में कण कण में हैं, अपनी विद्वता के लिए चर्चित हैं। वो अंग्रेजी के विद्वान तो हैं ही, हिंदी और बंगला के भी उद्भट विद्वान हैं। अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, जयपुर महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं। ये हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। पाल साहब, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपके अंदर साहित्य का बीजारोपण कैसे हुआ? धन्यवाद। मेरे परिवार में वो एक तरीके का साहित्यिक माहौल था। अच्छा। मेरे पिताजी वो बंगला में किताब पढ़ते थे, बहुत सारी किताबें थी और उसमें टैगोर का गीतांजलि ये वो काफ़ी तमाम चीज़ उसमें थे। और चूँकि हम लोग बिहार में ही हम लोग थ्रू आउट रहे और हिंदी यहाँ की संपर्क भाषा थी और ये बोलचाल की भाषा, तो हिंदी में भी हम लोग काफ़ी पढ़ाई लिखाई करते थे और हिंदी साहित्य के प्रति भी एक अभिरुचि पैदा हुई। अब यह बताइए कि आप बंगला, हिंदी और अंग्रेजी तीन भाषाओं के विद्वान हैं, तीन भाषाओं में लिखते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस किस भाषा में कौन कौन सी किताबें आई? मूलतः अंग्रेजी में मेरा सबसे ज़्यादा कृतियाँ हैं। स्वाभाविक है जी। तो उसमें शेक्सपियर के ऊपर उनके सारे ड्रामा, जितने भी उनके ड्रामा हैं, तो शेक्सपियर के ऊपर 2 अंक में 2 वॉल्यूम है मेरे पास, वो प्रकाशित हुई। उसके बाद टी.एस. एलियट के जितने भी वर्क हैं उस पर एक किताब है। उसी तरीके से W.B. येट्स पर है। और आलोचना साहित्य में सबसे अधिक किताब मेरी है, जैसे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, जैसे I.A. रिचर्ड्स पर है। और फिर इस तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पर है, जो कि एक नाट्यकार थे, नाटक लिखते थे, उनके ऊपर है। इस तरीके से लगभग 25-30 कहिए जो मेरी किताबें हैं। और उससे भी कुछ ज़्यादा जो आर्टिकल मैं देता था, जो किताब में एडिटेड होकर किताब में निकला है, वो भी है। इस तरीके से लगभग 25 के ऊपर अंग्रेजी। अच्छा। और हिंदी में 2 संकलन है, कविताओं का 2 संग्रह है मेरे पास। पहला हुआ मधुमाया प्रांतिक और दूसरा है ये कालकूट। तो इन 2 किताबों में लगभग 100-150 कविताएं मेरी हैं, जो चुनिंदे मेरी कविताएं हैं। इसके अलावा मैं वो 80 और 80 के दशक में मैं जो ये समाचार पत्र हैं, जैसे कि आज, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, जब ये मुजफ्फरपुर से इसका अंक नहीं निकलता था, जब यूपी के जैसे आगरा हुआ, कानपुर हुआ, झांसी हुआ, तो वहाँ मैं उसमें कहानी भेजता था, हिंदी में कहानियाँ भेजता था। और वो लोग हिंदी पत्रकारिता में मुझे बहुत सम्मान मिला। सम्मान के साथ साथ पारिश्रमिक भी मिलता था, जो मेरे जेब खर्च के लिए काम में आता था। तो मैंने देखा कि हिंदी साहित्य जो है वो जनमानस की भाषा है, वो भारत की भाषा है, और इसमें अगर लिखा जाए तो ये पढ़ने वाले अधिक होंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा पाल साहब, आप महसूस कर रहे होंगे कि साहित्यिक रचनाएं अधिक लिखी जा रही हैं, किताबें भी अधिक छप रही हैं, मगर उसके पाठक दिनों दिन घटते जा रहे हैं, क्यों और इसका क्या उपाय है? एक्चुअली क्या होता है कि ये
जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया अपने देश में, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैब हो, मोबाइल हो, और जब से ये इंटरनेट से जुड़ गया और जब से वेब पेज आने लगा, तो लोग ऑनलाइन रीडिंग की तरफ बढ़ गए और वो समझे कि यही तो सबसे अच्छा माध्यम है। अगर हम नहीं भी पढ़ें, किताब नहीं भी पढ़े, तो इससे मेरा काम चल जाता है और मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो एक वर्चुअल मीडिया का है और किताब जो है वो एक रियल मीडिया का चीज़ है जो वास्तविक है। जैसे आप देखते होंगे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, वो आपके पास कुछ पल के लिए स्टोर होता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, और बहुत अगले अच्छी दिन वो फिर विलुप्त हो जाती है। तो ये मेमोरी जो है शॉर्टेज, स्टोरेज नहीं है, मेमोरी शॉर्टेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो बहुत देर तक आपके दिमाग में नहीं होगा। जैसे पानी और मरकरी, पारा, ये दोनों द्रव्य हैं। हाँ, आपके देह पर अगर थोड़ा सा पानी गिरा दिया जाए आपके शरीर पर, तो लगेगा कि ये भीग गया है, पानी भिगा देता है। लेकिन मरकरी पानी की तरह लुढ़कते हुए भी वो शरीर पर कहीं भी वो चिपकता नहीं है। तो ये है प्रभाव क्षेत्र, पानी प्रभाव छोड़ता है। ये पानी जो है यही वास्तविक मीडिया है, यही पत्र, पत्रिका, बुक जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, ये वो चीज़ है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पारी की तरह है, जो कुछ पल के लिए आया, आपका काम पूरा कर दिया, लेकिन वो फिर हवा हो जाता है। बहुत अच्छा। आपने पानी और पारा का उदाहरण देके आपने बहुत बड़ा संदेश छोड़ दिया है दर्शकों के लिए। खैर, अब जो बात आती है कि आप अभी आपने कहा ना कि मेरे पारिवारिक साहित्यिक माहौल रहा, तो आप और यहाँ बिहार के भी रहे हैं, तो आप यहाँ किन साहित्यकारों से ज़्यादा प्रभावित रहे? जी, वैसे तो साहित्यकारों में बिहार के जो साहित्यकार हुए हैं उनमें आपको रामवृक्ष बेनीपुरी जी, और उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी था और उनकी किताब हम लोग पढ़ते भी थे, उनसे मिलते भी थे, तो लगा कि ये बिहार के हैं। और ये और भी कुछ मैं याद करता हूँ, चंपारण जिले में एक जगह है रामनगर, हरिनगर रामनगर। तो रामनगर में एक साइकिल पर वो एक पत्रकार थे, वो आर्यावर्त के, तो वो बहुत बड़े कवि थे और वो गांधी खादी का वस्त्र पहनते थे, गांधी कैप पहनते थे, और हम लोग उस समय छोटे थे, स्टूडेंट थे, तो वो हम लोगों के पास आते थे और अपनी कविताओं को वो सुनाते थे। तो साहित्य के प्रति, खास करके कविता के प्रति एक आकर्षण मेरा जागा। उन्होंने एक दिन पता नहीं ये उनकी लिखी हुई किताब का ही कोई अंश था, लेकिन वो बार बार कहते थे कि चंपारण के लोग हंसेला। उन्होंने एक बार बार वो कहते थे, रामनगर के धनहर खेती, एक एक खेत रेहू के पेटी। तो ये जो कंपैरिजन, जिसको हम लोग सिमिली कहते हैं, मेटाफर कहते हैं, वो चंपारण के उस सुदूर चंपारण के उस जगह पे एक बुद्धिजीवी पेपर हॉकर थे जो कविता लिखते थे, वो हम लोगों को सुनाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में काव्य संग्रह हो, नाटक हो या गद्य लेखनी हो, ये बहुत ही मैंने ऊंचे ओहदे की बातें होती, वो साधना हुआ करता था, ये साधना का एक अंश था। और आपको मैं बता दूं, अभी लोग साधना नहीं करते हैं, सब कुछ सहजता से उनको मिल जाता है, सुलभ है। जैसे मोबाइल ऑन किए और लिखना शुरू कर दिए, ऐसे कोई भी साहित्य की रचना नहीं होती है। अब मैं पारिवारिक माहौल के बारे में जानना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपकी साहित्य साधना, आपके शैक्षणिक साधना में परिवार वालों का कितना योगदान रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछ लिया।
और बात यह है कि मैं जब भी पढ़ाई लिखाई करता था या साधना करता था, इसमें सबसे पहले मेरे पिताजी, माँ, बाबूजी, ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद घर में मेरी 2 बड़ी दीदी थी, दीदियाँ थी। बड़ी दीदी भी काफ़ी ये करते थे, क्योंकि मैं कुछ भी लिखता था तो सबसे पहले आके घर पे सबको सुनाता था। अगर उसमें कोई त्रुटि होती थी तो तुरंत करेक्शन हो जाता था, शुद्धिकरण हो जाता था, और जहाँ वाहवाही मिलनी होती थी तो वाहवाही मिल जाती थी। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन, माँ, बाबूजी, भाई बहन और बड़ी भाभी, मेरी बड़ी भाभी, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो ये काफ़ी प्रोत्साहन देती थी और कहती थी कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो। और बड़ी भाभी के बाद मेरी अर्धांगिनी डॉक्टर अनीता घोष के नाम से अभी जानी जाती हैं। वो आरडीएस कॉलेज में अंग्रेजी की विभाग अध्यक्ष हैं। और इसमें एक परिवार के बाहर अगर आप ससुर को, फादर इन लॉ को परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो मेरे ससुर फादर इन लॉ प्रोफेसर बी घोष, उन्होंने मुझे बहुत ही इसमें प्रोत्साहन दिया था कविता लेखन में। और मैं जब स्टूडेंट था उनका, अंग्रेजी ऑनर्स में जब मैं पढ़ता था, तो मैं एक बार बारिश में भीगते हुए अपने ससुर जी, उसमें शादी मेरी नहीं हुई थी, मैं उनके घर पे गया और मैं जाकर कहा कि सर मैं आपसे पोइट्री का ट्यूशन लेना चाहता हूँ। तो वो अचंभित हो गए। उनके ऐसा इतना बड़ा विद्वान, वो कभी भी वो नहीं सुने थे कि कोई स्टूडेंट मेरे पास आएगा पोइट्री का ट्यूशन लेने के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आओ, बैठो। और वो उस दिन बड़ी घनघोर बारिश हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम हमको कुछ रविंद्र संगीत जानते हो, रविंद्र सॉन्ग? यस सर। पूरा नहीं जानते थे, बस 2 या 3 रविंद्र संगीत मैं जानता था। तो कहा कि सुनाओ, तो मैं सुना दिया, तो वो तैयार हो गए पोइट्री का ट्यूशन। तो ये सभी परिवार वालों का ही और समाज में या अपने रिश्तेदारों का ही काफ़ी इसमें प्रेरणा है, प्रोत्साहन है। आप प्राध्यापक भी रहे हैं, अभी एक महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी हैं, तो अपने युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं अपने युवा पीढ़ी को सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप विद्यार्थी जीवन में हो या आप अध्ययनशील हैं, तो एक अपने को 2 चीज़ समझना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा एक मजदूर और दूसरा एक सोल्जर। खूब मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई लिखाई में। देयर इज़ नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। पढ़ाई में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अभी भी मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ। अभी भी अगर मैं नहीं पढ़ा तो लगा कि मेरे मस्तिष्क में कुछ मैंने वो धूमिल पड़ गया है, उसकी मेरी जो चेतना है वो धूमिल पड़ती जा रही है। तो जैसे चाकू पर शान दिया जाता है, चाकू में शान दिया जाता है, वैसे ही दिमाग पर भी शान देने के लिए कम से कम 4 घंटे का रीडिंग एवरी डे, हर रोज़ बहुत ज़रूरी है। और इसमें ईमानदारी बरतनी पड़ती है। साहित्य साधना में कभी भी आप हड़बड़ाइए मत। ये पसीना बहाकर नहीं लिखी जाती है। पोइट्री इज नॉट रिटन बाय पर्सपिरेशन, इट इज रिटन बाय इंस्पिरेशन। ये प्रेरणा के द्वारा, आपके आत्म प्रेरणा के द्वारा ये सामने फलीभूत होती है। बहुत अच्छा। शमन कुमार घोष जी, आप पॉल जी, पॉल साहब, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, आपने हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी जानकारी दी। खास करके आपने पारा और पानी का उदाहरण देके आपने बेजोड़, इसको बेजोड़ उदाहरण कहा जाएगा। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बंद कीजिए।